मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे भारत में संख्यांक विकास। भारत में अंकों का विकास कैसे हुआ। ज़रा सोचिए कि मानव सभ्यता के विकास में दो महानतम आविष्कार क्या हैं। जी हाँ, आपने सही सोचा है। एक है आग और दूसरा है पहिया। आग का आविष्कार न होता तो शायद मानव सभ्यता ही न होती। मानव जाति के विकास में वह दिन स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है जब मनुष्य को आग का पता चला। आग के आविष्कार के बाद पहिए का आविष्कार भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जिस पर मानव सभ्यता की गाड़ी निरंतर विकास के पथ पर अग्रसित हो रही है। आग और पहिए की खोज के बाद मैं संख्यांक की खोज को स्थान देता हूं। जी हाँ, संख्यांक, जिनसे सारा वैज्ञानिक खोज जिन पर निर्भर है। ये बताना तो अत्यंत कठिन है या असंभव है कि मनुष्य ने गणित का प्रयोग कब से आरंभ किया, किंतु यह तो सुनिश्चित ही है कि प्रकृति का एक अंग होने के कारण अन्य प्राकृतिक प्राणियों की तरह मनुष्य जाति का अंकबोध भी अति प्राचीन है। यहाँ हम यह अनुमान ही लगा सकते हैं कि मनुष्य जाति का गणना बोध उसे अपनी आवश्यकता अनुसार कबीले समूह के सदस्यों को तथा साथ ही जिन पशुओं को वह कालक्रम में पालने लगा था उनकी संख्या की गणना कर यह सुनिश्चित करना होता था कि उसके समूह के सभी सदस्य तथा सभी पशु सुरक्षित अपने स्थान पर लौट आए हैं। गणना करने के लिए आरंभ में उसने कुछ प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेड़ की पतली टहनियों, कंकड़, कौड़ी आदि का सहारा लिया और एक एक संगतता वन करस्पॉन्डेंस के आधार पर वह गणना का कार्य पूरा कर लेता था। यहाँ यह भी बता देना अति आवश्यक है कि प्रारंभ में संख्या बोध होते हुए भी वह संख्यांकों से पूर्णतः अनभिज्ञ था तथा संख्यांकों को चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करने में कितनी शताब्दियाँ सहस्त्राब्दियाँ बीत गई इसका भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। केवल यह अनुमान अवश्य लगाया गया है कि हाथ की 10 उंगलियों का उपयोग संख्यांकों के निरूपण में अवश्य किया गया होगा। संख्यांकों का विकास सभ्यता के आदिकाल में ही मानव को अपने वस्तुओं को गिनने तथा वस्तुओं को लिखने या लिपिबद्ध करने की आवश्यकता पड़ी होगी। इस कार्य में हाथ की उंगलियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी छोटी संख्याओं को जोड़ने घटाने या बच्चे जब प्रारंभ में सीखते हैं स्कूलों में तो अपनी उंगलियों की रेखाओं की सहायता से जोड़ घटाना करते हैं या और अन्य क्रियाएं जोड़ने घटाने की करते हैं। इसलिए मानव हाथ को प्रथम डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। डिजिट का अर्थ अंगुली होता है और डिजिट का अर्थ गणित में अंक भी होता है। अगर हम प्रमाण की बात करें तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अंक संकेत सबसे प्राचीन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों और लेखों के अंक सूचक संकेत अभी तक पूर्ण रूप से नहीं पढ़े जा सके हैं, किंतु कुछ संकेत ऐसे मिले हैं जो निश्चित रूप से संख्याओं को व्यक्त करते प्रतीत होते हैं। ये संकेत अंगुलियों की जोड़ तोड़ से बने चित्रों की भांति हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मी की अंक संकेत हिंदुओं की प्राचीन राष्ट्रीय लिपि है। इस लिपि का आविष्कार 1000 ईसा पूर्व अथवा इसके भी पूर्व माना जाता है। प्राचीन लेखों के अभाव के कारण इस लिपि के मूल आकार का पता नहीं चलता है। हाँ, सम्राट अशोक के स्तंभ में जो या अंतरलेखों में इसका प्रमाण मिलता है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सम्राट अशोक का जो काल था वो लगभग 300 ईसा पूर्व के साम्राज्य में था, जो संपूर्ण भारतवर्ष में सम्मिलित था और उत्तर में मध्य एशिया तक उसका साम्राज्य विस्तृत था। वहाँ तक की अभिलेख उनके पाए गए हैं। सम्राट अशोक के अंतर्लेखों में प्राप्त अंक संकेत आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुणे के पास नाना घाट नामक पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक गुफा में दूसरा अंतर्लेख प्राप्त हुआ है।
इसे सर्वप्रथम पंडित भगवान लाल इंद्र जी ने पढ़ा था और इसके अंक संकेतों का अर्थ लगाया था। इन अंक संकेतों का आकार आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पहली और दूसरी शताब्दी के अंतरलेख मिले हैं, जिनको आप देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त खरोष्टी लिपि के भी अंक हैं। इस लिपि के अंतरलेख अधिकांशतः गंधार, जो कि वर्तमान अफगानिस्तान है, तथा पूर्वी पंजाब में पाए गए हैं। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। इस लिपि का प्रचार 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। सम्राट अशोक के अंतरलेखों में इस लिपि के अंक संकेत मिले हैं। 1, 2, 3 और 4 अंकों को ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखाओं के द्वारा व्यक्त किया गया है। शक कुषाण राजाओं 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 2 शताब्दी तक की अंतरलेख, इस लिपि जो भी अंतरलेख मिले हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। उपयुक्त अंक संकेतों की विशेषता यह है कि 4 जो पहले 4 ऊर्ध्वाधर रेखाओं से व्यक्त किया जाता था, इसमें क्रॉस के चिन्ह से अंकित किया जाने लगा। 4 को आधार मानकर संकलन सिद्धांत के आधार पर 5 से लेकर 8 तक के अंकों को क्रॉस के चिन्ह के रूप में अंकित किया गया। इस लिपि में 9 के लिए कोई अंक संकेत नहीं है और 10 के लिए एक नए चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जो कि खरोष्टी में अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह की तरीके का आपको दिखाई देगा, जो ब्राह्मी लिपि के अक्षर आ से पूर्णतः मिलता जुलता है। अब आप इसमें एक और प्रमाण देखेंगे, जो कि सामान्यतः पूर्वी एशिया के देशों में, जिसमें भारत भी सम्मिलित है, में संख्यांकों के लिए पड़ी रेखाओं और खड़ी रेखाओं यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। यद्यपि ये उंगलियों के ही प्रतीक होते थे, पश्चिम एशिया के देशों में सामान्यतः खड़ी रेखाओं का प्रयोग संख्यांकों के लिए किया गया, जहाँ की लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। वहीं पड़ी रेखाओं का प्रयोग हुआ क्योंकि घसीट में संख्याओं को लिखने में इससे सुविधा होती थी और जहाँ की लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी, वहाँ संख्यांकों को खड़ी रेखाओं में लिखना आसान था। इसे आप चित्र से स्पष्ट समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं देवनागरी के संख्यांकों की। देवनागरी के संख्यांक भी उंगलियों के जोड़ तोड़ से ही बने हैं। प्रत्येक संख्यांक में उतनी ही क्षैतिज रेखाएं दृष्टिगोचर होती हैं जितनी वह संख्यांकों को व्यक्त करता है। अगर हम देवनागरी के संख्यांकों की अरबी और यूरोपीय संख्यांकों से तुलना करें तो आप अपनी स्क्रीन पर उसको देख सकते हैं। संख्यांकों का आविष्कार काल। यदि लिखित अंतरलेख की हम बात करें तो सबसे पुराने संख्या संकेत मिस्र देश में मिले हैं, जो 3400 ईसा पूर्व के बताए जाते हैं। बेबीलोन एवं मेसोपोटामिया, जो कि वर्तमान में इराक है, के संख्यांक लगभग 3000 ईसा पूर्व के अनुमानित किए जा रहे हैं। भारत में ब्राह्मी अंकों का आविष्कार 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया जाता है। सम्राट अशोक के अभिलेख इसके साक्ष्य हैं। बौद्ध साहित्य भी इसी तथ्य को इंगित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम अगर बात करें शून्य की, तो ऐसा माना जाता है कि शून्य का आविष्कार सर्वप्रथम भारत में ही हुआ है। शून्य का अर्थ संस्कृत में रिक्त होता है। शून्य तथा दार्शनिक स्थान मान पद्धति का आविष्कार वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वेदों में संख्याओं और दार्शनिक प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की एक ऋचा है, द्वादश प्रज्ञस्य क्रमेकम त्रीणि नभ्यामिक उत्चिकेत तस्मिन्नत्सामकम त्रिशिता न शंख को अर्पिता षष्टिर्न चल चलांस। इसमें 12, 3, 360 संख्याओं का प्रयोग दार्शनिक प्रणाली के ज्ञान का स्पष्ट उदाहरण है। यह निश्चित नहीं कि शून्य का आविष्कार
कब और किस भारतीय ने किया, किंतु इसका प्रयोग वैदिक काल में होता रहा है, इसका प्रमाण आपके सम्मुख है। इसके अतिरिक्त महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत नारद विष्णु पुराण के पूर्व भाग के द्वितीय पाद के अंतर्गत त्रिस्कंध ज्योतिष के वर्णन में ये प्रसंग में गणित विषय का प्रतिपादन किया गया है, जिसमें 1, 10, शत, सहस्त्र, आयुत, लक्ष, कोटि, अर्बुद, ये संख्याओं की सूची जो कि मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, ये लिखा गया है इस तरीके से, जिसमें बड़ी संख्याओं को लिखने का नाम भी लिखा हुआ है और बड़ी संख्याओं को प्रदर्शित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि जब ग्रीक एवं रोमन 10 की घात 4 तथा 10 की घात 3 से बड़ी संख्याओं के नाम नहीं जानते थे, उस समय भी भारतीय गणितज्ञ 10 की घात 17 तक की संख्याओं के नामों को पूर्ण आधिपत्य के साथ प्रयोग में लाते थे। अंत में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि महान वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता आइंस्टीन भी ये कहते थे कि अगर हमें भारतीय अंकों का ज्ञान न देते तो शायद कोई भी वैज्ञानिक खोज संभव नहीं थी। तो इसी के साथ मैं भारत के संख्यांकों के बारे में अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।